नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पहला पेपर जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं कंप्यूटर ये हो चुका है। इसका रिजल्ट जो है वो 10 तारीख को आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा स्थानीय शासन में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से सुशासन। इसके बारे में मैं क्लियर जो सिलेबस है वो तो ध्यान नहीं है, क्योंकि क्लियर सिलेबस से ना तो इन्होंने दिया है और क्लियर सिलेबस से किसी के पास है भी नहीं। लेकिन इस टॉपिक के आधार पर आपसे क्या पूछा जा सकता है वो हिंट जो है वो मैं आपको दे दूँगा। और इस वीडियो के नीचे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी एक लिंक दूँगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अंदर मैं डाल दूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल तक पहुँच नहीं पाते जल्दी से। तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। उसके अंदर मैं ये वीडियो वगैरह जो भी रहेगा मैटर PDF वगैरह या जो भी रहेगा मैं उसमें डाल दूँगा, तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना। और वीडियो जो है बच्चों ने बहुत ही कम देखे, कहने का अर्थ कम का अर्थ ये है वीडियो देखा ज़रूर, लेकिन उन्होंने क्या किया 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, स्किप कर दिया। उस कंडीशन में उनको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाया। इसलिए वो चीज़ भी आप ध्यान रखें, वीडियो देख रहे हो तो पूरा कंटिन्यू देखो, क्योंकि कोई भी मैं बात रिपीट नहीं करता हूँ। जो भी बात होगी वो फ्रेश होगी। बहुत सारे वीडियो इस प्रकार से आएंगे कि वो एक एक बात रिपीट करते हैं, मैं कोई भी रिपीट नहीं करता कोई बात को, इसलिए वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखें। तो मुझे आशा है कि ये सेकेंड पेपर है आपका अच्छा जाएगा। और ये किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से वो मैं हिंट आपको दे सकता हूँ, ट्रिक आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा इसका कोई फिक्स सिलेबस जो है वो नहीं है, और जब तक फिक्स सिलेबस नहीं आता तो इस टॉपिक को आप कितना ही बढ़ा सकते हो, कितना ही घटा सकते हो, उसका कोई अता पता नहीं होता है। ये आप अच्छी प्रकार से जानते हो। जैसे कि मान लो कि कोई नाम आ गया महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में हिस्ट्री लिखना चाहेंगे तो चाहे पूरी किताबें लिख दो, तब भी कम पड़ जाएगी। और उसी का यदि कोई टॉपिक में दिया होता है कि जैसे महात्मा गांधी का जन्म, तो उसमें हमें सिर्फ जन्म के बारे में लिखना होता है। तो कहने का अर्थ इसके संबंधित कोई फिक्स टॉपिक अभी नहीं है। तो अभी मैं आपको इसके बारे में हिंट बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप दूँगा इस वीडियो के नीचे, उस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। मैंने कुछ मैटर कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, जैसे कि ई गवर्नेंस या सूचना प्रौद्योगिकी के कारण किस प्रकार की वो काम में आ रहा है, यानी जो शासन है उसमें किस प्रकार से उसको उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे इंटरनेट है, तो इंटरनेट से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उससे क्या है कि आप घर बैठे जैसे पेपर दे रहे हो, तो उसका कारण क्या है, इंटरनेट है या ई गवर्नेंस या ई सर्विस है। तो ये उसके उपयोग हो गए, और भी इसके बहुत सारे उपयोग है, मैं इसमें बात करूँगा। मॉडल, यानी जो इंटरनेट है या इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका मॉडल क्या है, क्या उसका प्रारूप है। तो ये क्या है, सारी चीज़ जो है टेक्निकल है। तो आप घर बैठे ही कुछ भी कर सकते हो। घर बैठे ही आप देखिए मोबाइल्स का उपयोग करते हो, आप अच्छी प्रकार से जानते हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका माध्यम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो माध्यम है वही इसका जो हमारे बीच में और आपके बीच में संपर्क हुआ है वो ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसका कोई फिक्स उत्तर तो है नहीं, इसमें कोई भी वाक्य बना के वो दे सकते हैं। तो अभी आपको जो भी जैसे हमारे बीच में बात हो रही है, तो इसका माध्यम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हैंडल करें, और इसका कोई वो अपने माइंड से क्वेश्चन करना है। कहने का तो ये जो प्रतियोगिता है अपने माइंड से होने वाली है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो ये इसी मॉडल पे काम करती है कि आप कोई कहीं पर बैठे हो, जैसे आप अभी तो आजकल जैसे डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही उसमें 150 रुपये फीस होती है। घर बैठे ही आप डॉक्टर से जो है विदेशों में संपर्क कर सकते हो, इंडिया में कहीं पर बैठ के कहीं पर भी संपर्क कर सकते हो। ट्रेन वगैरह टिकट है वो आप घर पे बना करके बैठ सकते हो, ठीक है। तो कहने का अर्थ कोई भी चीज़ है वो सारा का सारा आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जो प्रशासन है, प्रशासन में इसके कारण क्या क्या प्रयास हुए, यानी या प्रशासन में इसके कारण क्या क्या फ़ायदे हुए। तो गवर्नमेंट ऑफिसों का सारा काम, जैसे ई मित्र है, आप एक छोटा सा उदाहरण लो, ई मित्र है। तो ई मित्र के पहले ई मित्र जब नहीं था तब आप क्या करते थे, तहसील में चक्कर काटते थे या अपने SDM ऑफिस में चक्कर काटते थे, या जगह जगह मतलब लोगों के पास चक्कर काटने पड़ते थे।
लाइट का बिल भरवाने के लिए बिजली बोर्ड जाना पड़ता था, या जाति मूल निवास बनाने के लिए तहसीलों में पहले दिन फॉर्म दे के आओ, तीसरे दिन लेके आओ, या बहुत सारी मतलब समस्याएं थी। लेकिन अभी ई मित्र जो सर्विस आ गई, तो ये किसका सर्विस है? ये है प्रशासन का। तो इस सर्विस के कारण हमें किस प्रकार के फ़ायदे मिल रहे हैं या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव इसमें बहुत सारे हो गए। आपको घर बैठे सर्विस मिल रही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, या बहुत ही जल्दी काम होता है और टेक्निकल काम होता है, ऑन रिकॉर्ड काम रहता है सारा का सारा। पहले क्या है, ऑफलाइन काम था, तो फॉर्म जो है कहीं पर भी डाला, कहीं गुम हो गया, कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब जो सारा डाटा है वो नेटवर्क में फिक्स है, सर्वर के अंदर फिक्स है, उसको कभी भी कहीं पर भी निकाल दो, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, लेकिन वो डाटा आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही मान लो कि कहीं ऑफलाइन काम हो रहा था पहले, वहाँ जो है ऑफिस मान लो कि जल गया, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आजकल वो सारा सिस्टम जो है बंद है। अब बैंक है, पहले बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, एटीएम में लाइन लगानी पड़ती थी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके नज़दीक में किसी बैंक किसी वाले के पास जाओ, पैसे निकाल लो। एटीएम जो है छोटे माइक्रो एटीएम चालू हैं, उसमें निकाल लो। फ़ोन पे गूगल पे यूज़ कर रहे हो, वो किसका कारण है? सूचना प्रौद्योगिकी का है। तो वो आप घर बैठे पैसे भेज रहे हो, किसी को कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके कारण बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। तो लोक प्रशासन ने इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा कुछ कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। तो इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1969 के अंदर अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा इसका किया गया था। लोकल एरिया का हो गया कि एक सीमित क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया था, आपस में कंप्यूटरों को वायर से जोड़ा गया था। लोकल एरिया जो नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक सीमित क्षेत्र में जोड़ा जाता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक एक परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले चुकी है। हम वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं ना सबसे पहले www, तो इसका फुल फॉर्म ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन बन गया। अमेरिका में दिसंबर 2002 में पारित ई शासन अधिनियम 2002 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। यानी 2002 से लेकर के और अब पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर ये सारी चीज़ें एकल हो चुकी है। मतलब ऑनलाइन सारा सब कुछ से लोकल एरिया से हट करके वर्ल्ड वाइड वेब यानी पूरा का पूरा वेन पे चला गया है। तो इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर इस प्रकार से आगे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे देश विदेश से के अधिसंख्य सरकारी विभागों, अभिकरणों एवं संगठनों की अपनी इंटरनेट वेबसाइटें खुल गई हैं। आप वेबसाइट देख रहे हो, जैसे राजीव वाली वेबसाइट है, इसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट है, ठीक है, पोर्टल बोलते हैं। तो इसके ऊपर आप घर बैठे सारा काम कर रहे हो। कहीं फॉर्म आपने भरवाने के लिए लाइन लगाई, कहीं आपने फीस दी, कुछ नहीं किया, तो सारा घर बैठे काम हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? इंटरनेट के कारण हो रहा है। तो ये चीज़ इस प्रकार से आएंगी, तो इसमें कितने बड़े फ़ायदे हो गए, ठीक है। और वेबसाइटें बना करके ये सारा का सारा काम है किया जाता है। फाइल बड़ी है तो इसलिए मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। ये फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं उसके अंदर मैं डालूँगा। 20वीं सदी के प्रमुख चिंतक एल्विन टाफलर ने कहा कि मानव सभ्यता के 2 प्रमुख क्रांतियों ने प्रभावित किया। पहली क्रांति के तहत 10,000 वर्ष पूर्व हुई कृषि क्रांति ने मानव के खानाबदोश जीवन को सुस्थिर आधार देते हुए सामाजिक आर्थिक विकास की गति दिखाई। तो दूसरी क्रांति 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति थी। यानी पहले जो कृषि विभाग से संबंधित क्रांति हुई थी और दूसरी जो 17वीं शताब्दी के अंदर हुई है। तो ये इसी प्रकार से जो तीसरी क्रांति है वो कौन सी है? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति है वो प्रमुख चिंतक एल्विन टाफलर ने क्या कहा इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। या सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति को तीसरी क्रांति का नाम किसने दिया? एल्विन टाफलर हो गया। तो इस प्रकार का इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी आगे मैं मोटा मोटी बताऊंगा आपको ज़्यादा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए मैं भी आगे चलता हूँ। अभी आप वैसे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसी प्रकार के स्क्रीन रोक करके इसको पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ यानी कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो भारत एवं विश्व के कई देशों में ई गवर्नेंस कई रूपों में परिवर्तित है।
स्थूल रूप में ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने की दृष्टि से 5 श्रेणियां बांटी गई हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि ई गवर्नेंस की श्रेणियां कितनी हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार का इसके अंदर क्वेश्चन आएगा। पहले क्या है, G2G यानी सरकार से सरकार तक, यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसों में आपसी जो काम होता है, आप कोई भी पोर्टल लॉगिन करते हो तो उसमें दिया होता है ना, ओनली एडमिन है, या जैसे कि मान लो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है ना, उसी प्रकार से G2G है। तो जो सरकार आपसी सरकारी काम होते हैं उनके लिए अलग पोर्टल होते हैं, या उस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए अलग आईडी पासवर्ड होते हैं। तो वो क्या हो गया, G2G हो गया। जब सरकार के किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है तो उसको क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इसमें ये भी क्वेश्चन हो गया कि ई गवर्नेंस होता क्या है, तो इसमें शॉर्टकट आ जाएगा G2G, G2C, B2B, ये इस प्रकार से। तो फुल फॉर्म उसका क्या है, G2G का मतलब है सरकार से सरकार तक। फिर है G2C, सरकार से जनता तक यानी कस्टमर। तो इसमें क्या हो गया, सरकार एवं नागरिकों के बीच में पारस्परिक व्यवहार गवर्नेंस टू सिटीजन श्रेणी के अंदर आता है। जैसे कि आप कोई भी आय जमा करते हो, जैसे आपने ITR की फाइल भरते हो, तो ITR पोर्टल किसका है, सरकार का है। फाइल कौन भर रहा है, जनता भर रही है। तो ये क्या हो गया, G2C हो गया। कोई भी आप शिकायत करते हो, मान लो विद्युत की जल संबंधी शिकायतें, जो पोर्टल होता है ना, जैसे कि विद्युत विभाग का जोधपुर डिस्को में, तो उसके पोर्टल के ऊपर कोई भी कंप्लेन होती है तो उसका या तो मोबाइल नंबर दिया होता है, टोल फ्री नंबर, या फिर पोर्टल के ऊपर शिकायत करने का ऑप्शन होता है, जैसे बैंक के भी होता है सबके। तो वो पोर्टल किसका हो गया, सरकार का हो गया। शिकायत कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, जनता कर रही है, तो वो क्या हो गया, G2C हो गया। अब G2B, सरकार से व्यवसाय तक, यानी जो सरकारी काम है उसको बिजनेस कैसे होता है, लेन देन। तो इसमें जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जैसे आप ऑनलाइन जैसे सोना चांदी खरीदते हो, तो घर बैठे वो आपको क्या है कि पोर्टल के ऊपर शो होगा। जैसे आपने सोना खरीदा, चांदी खरीदी, या ग्वार खरीदा, बाजरी खरीदी, तो वो सरकारी पोर्टल से आपने खरीदा और उसको बेचना है तो उसी पोर्टल के ऊपर आप बेचोगे, कहने का उसी वेबसाइट के ऊपर। तो वो बिजनेस क्या हो गया, सरकार का बिजनेस हो गया, घर बैठे बिजनेस हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सरकार से व्यवसाय, बिजनेस। ठीक है। अब G2C, सरकार से कर्मचारी तक। तो इसमें आप क्या करोगे कि सरकार से जो सरकारी काम होते हैं, जैसे कर्मचारियों का जो भी डाटा होता है वो गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर अपलोड होता है। तो और सरकारी जो भी जैसे कर्मचारी होते हैं, उनकी पेंशन स्लिप हो गई, उनका PPF अकाउंट हो गया, तो वो क्या हो गया, सरकार से कर्मचारी तक हो गया। अब G2C, नागरिक से नागरिक तक। तो इसमें बहुत सारी श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कि दक्षता, सशक्तिकरण, प्रभावशीलता, आर्थिक सामाजिक विकास, यानी सोशल मीडिया से संबंधित जो भी काम होते हैं वो सारा क्या हो गया, G2C, यानी एक नागरिक दूसरे नागरिक को आपस में छोटे मोटे साधनों के द्वारा जो संपर्क होता है ना, वो होता है G2C। अभी ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या क्या है, इसमें प्रशासनिक नेतृत्व में प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है, यानी जो भी प्रशासन के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे क्या है, उनका और जनता का या जितना भी होता है उसका एकीकरण हो जाता है। कहीं पर भी अलग अलग सिस्टम नहीं रहता। आप रेलवे टिकट बनाते हो तो रेलवे टिकट के ऊपर कहीं पर भी आप बनाओ, उसी ट्रेन में चढ़ोगे, उसी सीट पे बैठोगे, चाहे आप कहीं से भी बना लो टिकट, वो एक ही चीज़ हो गई। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ एकीकरण, सारा सिस्टम में एकीकरण हो गया। जैसे बैंक का आधार कार्ड का डाटा है, लिंक करवा दो उसको, लिंक करवाते आप कहीं से भी उसका बैलेंस देखो, कहीं से भी कुछ देखो, कौन से पोर्टल से देखो, वो सब चीज़, तो वो एकीकरण हो गया, एक जगह हो गया सारा सिस्टम। तो ये इसकी विशेषता होगी। और भी बहुत सारी इसके अंदर विशेषताएँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये आप देखते रहो, साथ साथ में मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। इसमें विश्वसनीयता होती है, यानी कोई भी काम है कोई इसको दबा नहीं सकता। कहने का अर्थ जैसे ऑफलाइन काम होता था तो कोई भी फाइलों को दबा देता था, पैसे के बिना काम नहीं होता था। तो इसमें सारा विश्वसनीय काम है, सारा सामने, कोई भी चीज़ देखोगे ना तो सारा सब कुछ सामने आ जाता है। इसमें और भी आप पढ़ सकते हो। इस व्यवस्था में कागजी कार्रवाई में कमी आती है, ये मोटा मोटी इसकी विशेषता होगी, यानी कागजी काम सारा का सारा कम हो गया, क्योंकि ऑफिसों का सारा काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए कागजों की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
और विलम्ब और बाबू राज पर रोक लगती है, यानी कहने का अर्थ देरी नहीं होती इस काम में, किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होती है। बाबू राज का मतलब हो गया कि जैसे बाबू लोग होते थे ना, पहले बोलते थे नहीं आज नहीं कल होगा काम, परसों आना, आज काम नहीं होगा, आज हमारे साहब नहीं आए। और हम क्या है 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके अगले ऑफिस में जाते थे और इस प्रकार से जाते जवाब मिल जाता था, तो फिर कुछ नहीं होता, तो वो बाबू राज हो गया। तो वो सारा सिस्टम अब बंद हो गया है। ई गवर्नेंस द्वारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग संभव हुआ, यानी आप ई गवर्नेंस के माध्यम से, और जैसे मीटिंग होती है ना, जूम मीटिंग में भी आप कर सकते हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ई मित्र जो प्लस मशीन लगी हुई है आपके ग्राम पंचायतों के अंदर, तो उसमें जनता क्या है सारी सामने बैठ जाती है। गवर्नमेंट अपने जो ऑफिस के अंदर एक सिस्टम लगा के रखती है, उसमें पूरी जनता एक साथ उसको देखती है। अगर मान लो यही काम ऑफलाइन होता तो पहली बात तो वहाँ पूरी जनता पहुँच नहीं पाती, पहुँचती तो वहाँ व्यवस्था होती तो बहुत ही खतरनाक रूप से उसको टैकल करना पड़ता, प्रशासन लगाना पड़ता, पुलिस व्यवस्था होती, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा काम किसके कारण हुआ है? इंटरनेट के माध्यम से हुआ है, या सूचना प्रौद्योगिकी के कारण से हुआ है। तो इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। अब ये सारे देखिए जो भी सिस्टम है, इस जो भी सेवाएं मिल रही हैं इसके अंदर दी गई हैं, ये फाइल जो है आपको मिल जाएगी। मैं इसको बस समझाने के लिए मैंने इसका उपयोग किया था। अब इसमें दे रखा है ई गवर्नेंस के जोखिम एवं आलोचना, यानी जोखिम क्या क्या है या इसकी कमियां क्या क्या हैं। आलोचना, अत्यधिक निगरानी, यानी कहने का अर्थ सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क तो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी निगरानी भी रखनी पड़ रही है, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था होती है ना, जैसे इनका बैकअप पे लिया जाता है, या डाटा भी बैकअप रखा जाता है, या ऐसे सर्वर के ऊपर डाला जाता है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट करनी पड़ती है, तब जाके ये सही होता है। लागत, तो इसमें ई गवर्नेंस में इससे संबंध प्रौद्योगिकी के विकास एवं क्रियान्वयन में अत्यधिक धन व्यय होता है, यानी इस सर्विस के अंदर पैसे भी लगते हैं ज़्यादा, क्योंकि सरकार को क्या है बड़े बड़े सर्वर बिठाने पड़ते हैं, बड़े बड़े सर्वर सेट करने पड़ते हैं, उसके ऊपर सारा का सारा डाटा जा कर के सेव होता है, तो उसमें पैसा भी खर्च होता है। लेकिन इसमें पैसा इतना खर्च नहीं होता कि आम पब्लिक का पैसा जो भी है वो बच रहा है, इसके बदले में किराया भाड़ा और जो भी है वो बच रहा है, तो आम पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इससे क्या है सरकार का थोड़ा पैसा लगा है, लेकिन सरकार का काम तो है भी, पब्लिक को सरकार बनाते ही इसीलिए है, ठीक है। तो सभी की पहुंच में न होना, अब ई गवर्नेंस है वो सभी लोग नहीं जानते, जैसे अनपढ़ लोग हैं तो इसके बारे में नहीं जानते, या जो पिछड़ा इलाका है वो इसके बारे में नहीं जान पाता है, तो वो जो चीज़ है वो आम पब्लिक तक जल्दी से क्या है नहीं पहुंच पा रही है। तो ये इसका एक थोड़ी सी कमी भी है, क्योंकि हर आदमी इसके बारे में, फ़ोन पे हर आदमी नहीं चला सकता, गूगल पे हर आदमी नहीं चला सकता, या अभी ई रूपी योजना आया है उसके बारे में हर आदमी को जानकारी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी जो है नुकसान वाली है, तो इसमें फ़ायदे भी हैं नुकसान भी। अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी मेरे दिमाग में आ गया कि ई रूपी योजना जो अभी चलाई गई थी ना, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ई रूपी क्या है कि आपको एक वाउचर की तरह मिलेगा, एक पैसा गवर्नमेंट का रहेगा, उसको जैसे जैसे पहले आपके मोबाइल पे आता था ना ये रिचार्ज करने वाले जो कूपन आते थे, उसको स्क्रैच करते थे, नंबर लगाते थे, रिचार्ज होता था, उसी कंडीशन में अभी क्या है ई रूपी जो कार्ड है वो आ रहा है। इसका मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आप देख लेना ई रूपी वाला। तकनीकी उपकरणों की मुश्किल प्राप्ति, जो भी उपकरण है जैसे कंप्यूटर है, बेतार कंप्यूटर बहुत ही मतलब ये तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत समस्याएं आती हैं, बढ़िया तरीके से काम नहीं करता। बेतार यानी वायरलेस जो है वो चीज़ सही प्रकार से काम नहीं आती, कभी बारिश हो जाती है, कभी नेटवर्क बंद हो जाता है। सीसीटीवी हो गया, ट्रैकिंग तंत्र होता है, खोज तंत्र, कोई भी जैसे आप गूगल ट्रैक करते हो ना, कहीं पर भी कोई चीज़ है वो अपने यहाँ चलता रहता है, मैप, टीवी, रेडियो उपकरण का प्रयोग शामिल होता है। तो ये जो है विकासशील देशों में इस प्रकार की तकनीकियों को अपनाना एक समस्या हो सकती है, यानी ये जो विकासशील जो देश है अपना इंडिया जो है विकासशील देश है, तो इस प्रकार की टेक्निक काम में तो लेती है सरकार, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती सारी, क्योंकि यहाँ अनपढ़ हैं या इस लोग जो हैं इस चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये थोड़ी समस्याएं हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अत्यंत असत्य बोध, यानी पारदर्शिता है
और इसका जवाब भी देना पड़ता है। तो इससे क्या है, सरकार जो है पूर्णतः नियंत्रित करती है। अब ये सारी की सारी इसके अंदर कुछ कमियां थी, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कमियां क्या क्या हैं, किस कारण से हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी इसमें दिया गया है। तो ये मैं आपको फाइल जो है वो डाल दूंगा। अभी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ई लोकतंत्र के अंदर क्या है कि वर्तमान सूचना युग में प्रतिदिन के लोकतांत्रिक शासनीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखने एवं रूपांतर में सहायता हेतु आवश्यक है। जैसे ई लोकतंत्र हो गया, जैसे वोटिंग मशीन होती है, सारा एक जगह मशीन होती है, सारा डाटा एंड टू एंड उसके अंदर संपर्क में चला जाता है। या जो भी प्रशासन का सारा काम है, लोकतंत्र जो पब्लिक का जितना भी काम है वो सारा का सारा ऑनलाइन होना, तो वो भी एक मतलब कहने का अर्थ है लोकतंत्र में वही चीज़ आ जाती है। कुल मिला के सारा सब कुछ मतलब इसी के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ आप पढ़ भी लेना थोड़ी सी, और इसका प्रिंट निकलवाना चाहो तो मैं छोटे अक्षरों के अंदर इस फाइल को मैं भेज दूँगा आपको। अब इसमें ये देख लेते हैं। लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं लोकतांत्रिक क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। सरकारें, निर्वाचित अधिकारी, मीडिया, राजनीतिक दल एवं हित समूह, लोक समाज संगठन, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संगठन, नागरिक मतदाता। तो ये जो चीज़ है वो इसके अंदर क्या है, प्रशासन के अंदर शामिल की जाती हैं, और इन सब को मिला करके इसका एकीकरण हो गया। और एकीकरण होने के बाद में आम जनता भी इसके अंदर शामिल हो चुकी है, और सारा सिस्टम क्या है, घर बैठी हो रहा है। तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट जो है शामिल किया गया है। शासन में ई लोकतंत्र के लक्ष्य क्या है? इसमें सरकार द्वारा निर्णय में सुधार, यानी जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेती है उसका तुरंत प्रभाव से, जैसे मान लो कि आपकी ये जो प्रतियोगिता है यदि ऑफलाइन करवानी पड़ जाती तो इसका कम से कम 2-3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती थी। उसके फॉर्म भरवाने पड़ते थे, फॉर्म आगे भिजवाते, एडमिट कार्ड आता, या किसी स्कूल में व्यवस्था होती, फिर वो मतलब लंबी चौड़ी हो जाती है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ ये सारा सिस्टम आप जो निर्णय है इस प्रकार के मतलब सुधारकारी ये होते हैं। इसमें कोई भी सरकार के निर्णय होते हैं वो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये सारा क्या है, ये लोकतंत्र ही है। सरकार में नागरिकों के विश्वास को बढ़ावा देना, यानी सरकार के प्रति पब्लिक का विश्वास बढ़ जाए। कोई भी चीज़ होती है प्रत्यक्ष होती है, सामने होती है, इसका ये डाटा है, इतना ये रिकॉर्ड है, इतने राशन कार्ड हैं, इस राशन कार्ड में ये इन लोगों ने ये खाद्य सामग्री उठाई है, वो सारे रिकॉर्ड क्या है सरकार पब्लिक के सामने रख रही है। तो इससे क्या है, विश्वास बढ़ रहा है। पहले इसकी जो पारदर्शिता थी वो कम थी, अब सरकार के उत्तरदायित्व में पारदर्शिता में वृद्धि। अब सरकार के जो कर्तव्य हैं वो भी थोड़ा जो है बढ़ चुके हैं, और पारदर्शिता यही हो गई, जो भी पब्लिक के सामने सारी चीज़ है वो रख देना। जन इच्छा को सूचना युग में समायोजित करने की क्षमता, कोई भी पब्लिक की इच्छा है तो उसको क्या है अपने सिस्टम के अंदर लागू करना, क्योंकि फीडबैक का ऑप्शन आपने देखा होगा वेबसाइटों के ऊपर। ठीक है, आप व्हाट्सअप करते हो, कॉलिंग करते हो, कॉलिंग काटते ही आपके सामने ऑप्शन आता है ना फीडबैक, तो वो इसीलिए होता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सुधार करवाना चाहते हो। तो वो फीडबैक जैसी पब्लिक देती है गवर्नमेंट को, तो वो सारी फीडबैक वहाँ से वो चेक कर लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या हो गया, सूचना का जो समायोजन जो है वो हो गया, पब्लिक की सूचनाओं का समायोजन। तो ये इस प्रकार से आप जो हैं वो सारी ई पंचायत का अर्थ हो गया कि पंचायत के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे जो हैं ऑनलाइन है, और उससे पब्लिक को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे पहले जॉब कार्ड मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जॉब कार्डों को पहले क्या करते थे, सरपंच लगाते थे, जॉब कार्डों का मालूम नहीं होता था कि पैसे कौन लगा रहा है, उसको पैसे को कौन उठा रहा है, कौन उसके ऊपर अंगूठे लगा रहा है। लेकिन अब क्या है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, बैंक में पैसा आता है, उसी कस्टमर के खाते में पैसा आएगा। तो ये कहने का अर्थ क्या है, ई पंचायत, यानी ई पंचायत के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे इस पे हो गए, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के माध्यम से हो चुके हैं सारे के सारे। ई पंचायत से अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, यानी सारी पंचायतें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि ई पंचायत किसे कहा जाता है, या ई पंचायत की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक पंचायत हो गया। तो यानी या फिर फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, तो कहने का सरकार के पूरे काम जो हैं पंचायत के जितने भी हैं वो आम पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, या इस प्रकार के और भी पॉइंट इसके अंदर आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ट्रिक दे रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इस ट्रिक के आधार पर आप तैयारी कर सकते हो। वैसे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अंदर,
ई पंचायत की सफल बनाने के लिए ज़रूरी कदम, यानी कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिसको इसको सफल बनाया जा सकता है। तो पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कोई भी पंचायत स्तर के ऊपर जो काम होता है उसमें सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। या प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम सेवक इन सह सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना, यानी हर पंचायत के अंदर एक ग्राम सेवक होना चाहिए। कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित ज्ञान, यानी जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित जानकारियाँ हैं वो पब्लिक को दिया जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे बहुत सारे पॉइंट हैं इससे संबंधित है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। भारत में ई गवर्नेंस, तो भारत के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो ई प्रशासन हो, ई शिक्षा हो। ई प्रशासन का अर्थ हो गया कि प्रशासन के सारे काम जो हैं वो सारा ऑनलाइन हो रहा है। ई शिक्षा का मतलब हो गया जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो इसका ये कौन सा माध्यम हुआ हमारे बीच में? ई शिक्षा, यानी सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से घर बैठे हम कोई ना कोई सीख रहे हैं, वो ई शिक्षा हो गया। या बहुत सारे और भी पोर्टल होते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होता है, उससे भी आपका ई शिक्षा होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाता है। या फिर इस प्रकार के और भी जितने भी माध्यम होते हैं, कहने घर बैठे आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। अभी कोरोना के अंदर देखो सारा सिस्टम ई शिक्षा चल रहा था, अब चाहे वो कागज़ों में चल रहा है या कितना उसका फ़ायदा है कितना नुकसान है वो एक अलग चीज़ है। ई व्यापार, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ई व्यापार का अर्थ क्या होगा? जैसे आप फ्लिपकार्ट है, अमेजन पे शॉपिंग करते हो, तो वो क्या है? आप घर बैठे अगले को पैसे देते हो, घर बैठे आगे आपके पास सामान आता है, आप उसका उपयोग करते हो। और फ्लिपकार्ट अमेजन है उसको क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, और वो व्यापार उसके लिए क्या हो गया? ई व्यापार हो गया। ई वाणिज्य, ई वाणिज्य यानी कॉमर्स के संबंधित जितने भी काम होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, वाणिज्य के अंदर आएगा, या इस प्रकार के बैंकिंग के जितने भी काम है वो वाणिज्यिक काम होते हैं, ठीक है। ई मेडिसिन, तो हॉस्पिटल से संबंधित जितने भी काम हैं, चाहे आप हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हो तो एक इलाज एक जगह नहीं होता है तो दूसरी जगह से वो डायरेक्ट संपर्क कर लेते हैं, या जितनी भी दवाइयाँ हैं या जितना भी मैटर है वो सारा ऑनलाइन है, सारा सब कुछ है, उस चीज़ को देख सकते हो। तो वो जो चीज़ है वो ई मेडिसिन हो गई। तो ये सारी की सारी क्या है? ये भारत के ई गवर्नेंस के अंदर शामिल है। अभी इसमें ये दे रखा है वर्ष 1990 के दशक में जो सरकारें हैं उन्होंने क्या है थोड़ा सा आगे इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था, और उसके बाद में 2000 के अंदर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावी बनाया गया। तो ये चीज़ भी आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? सरकार के निर्णय में सुधार करना। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? ये 2-3 उद्देश्य दे देंगे, चौथा उपयोग से भी दे देंगे, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सरकार के निर्णय में सुधार करना, सरकार में लोगों के विश्वास में वृद्धि करना, ये पहले मैंने आपको बता भी दिया। वही चीज़ है, सो हम घूम फिर के वही आती रहेगी, आप देखोगे कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बाद में भी आया। ई गवर्नेंस वही चीज़ है, सारे के सारे ये चीज़ मैं आपको बता दिया है। अब ई गवर्नेंस का प्रगति ज़रोखा, तो बिहार में जानकारी परियोजना के तहत 207 में 6820 कॉल आई, जो बढ़कर 2008 में कितनी हो गई? 15,780। राजस्थान में अपना खाता नाम से ई गवर्नेंस परियोजना के तहत, जैसे आप ज़मीन का खाता वही निकालते हो ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि राजस्थान की प्रतियोगिता राजस्थान का क्वेश्चन है कि अपना खाता जो है वो क्या है। इसमें आपका क्या है? ई गवर्नेंस आएगा। उसमें ऑप्शन आ सकते हैं ई गवर्नेंस, ई पंचायत, ई पब्लिक, ई अन्य कोई भी नाम आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है? ई गवर्नेंस। अपना खाता वेबसाइट से आप कितना ही कुछ भी कर सकते हो। और 21 लाख खाते खोले गए हैं, 11 लाख आधिकारिक पत्र, 21 लाख खाते खोले गए हैं। ये क्या हो गया? ई गवर्नेंस हो गया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 25 सूत्री योजनाएं, ये और बहुत है। महाराष्ट्र, गुजरात एवं हरियाणा में भूलेख साफ्ट नामक परियोजना प्रारंभ की गई। भूलेख यानी ज़मीन का जितना भी लेखा जोखा है वो किस में किया गया? ये वैसे क्वेश्चन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा से संबंधित है, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज में रखना। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011, तो ये सरकार ने 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 पेश किया। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार ने 27 दिसंबर 2011 को कौन सा विधेयक पास किया? तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011। या ये भी आ सकता है, इसका नाम दे देंगे कि ये विधेयक का नाम है और ये कब पारित हुआ? 27 दिसंबर 2011 को हुआ। तो ये इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ भी सकते हो
ये देखिए, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भारत में ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तकनीकी चुनौतियाँ, यानी कोई भी तकनीकी समस्याएं भी आती हैं। जैसे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे थे ना वेबसाइट के ऊपर, तो बहुत सारी तकनीकी समस्याएं भी आती हैं, लेकिन उसके अंदर पूरी सुरक्षा भी है। और आपने पेपर भी दिया, घर बैठे पेपर दिया, तो ये सुविधाएं भी हैं। तो तकनीकी जो चुनौतियाँ हैं वो भी सामने आ रही हैं। फीडबैक है, लेन देन की पहचान है, प्रमाणीकरण है, उसमें भी समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन प्रमाणीकरण के जैसे आधार कार्ड है, आप फिंगर लगाते हो तो आपका आधार कार्ड के ऊपर आपके फिंगर लगेंगे। तो ये कितना बढ़िया काम है। संगठनात्मक चुनौतियाँ, जितने भी संगठन से संबंधित हैं वो सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये इस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत 35 पेज की फाइल है। मैं इसको छोटा कर दूंगा, छोटे अक्षरों में कर दूंगा। ये आ गया, जैसे भूमि से संबंधित हो गया, ये मैंने बता ही दिया। कार्ड CARD आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है इसके अंदर। कंप्यूटर कियोस्क प्रोजेक्ट, सरकार के प्रति जागरूकता बढ़ने के लिए 2000 में दिल्ली सरकार ने शहरी गरीबों को लक्षित करने की अनोखी शुरुआत की थी। यानी ये कंप्यूटर कियोस्क प्रोजेक्ट हो गया। जैसे आप ई मित्र, क्या है ई मित्र कियोस्क है, बैंक विसी कियोस्क है। तो 2000 के अंदर ये शुरुआत हुई थी कि पब्लिक तक हम हर प्रकार की सुविधा जो है आम पब्लिक का ही व्यक्ति उस काम को करे। जैसे अभी रोज़गार मिला हुआ है, ई मित्र वालों को काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको सरकार कोई तनख्वाह नहीं देती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कियोस्क प्रोजेक्ट हैं। ई सेवा के अंदर ये हो गया, सारा का सारा गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी की सारी आप घर बैठे ले रहे हो। चाहे वो भूमि रिकॉर्ड हो, चाहे कोई ऑनलाइन मंडी भाव हो, या फिर अन्य कोई कृषि विभाग से संबंधित हो। जैसे आप अनाज निकालते हो तो टोकन कटवाते हो ना, गेहूं के, मूंग के, या जो भी है मोड़, तो उनके टोकन काट रहे हो, ऑनलाइन आप गवर्नमेंट को बेच रहे हो। ठीक है, फ्रेंड्स हो गया, एड स्टार्ट, ये जितने भी हैं, ज्ञानदूत, लोक मित्र, ये वही चीज़ है। लोक संपर्क हो गया, टप्पल कार्यक्रम, विलेज नॉलेज सेंटर, ये जितने भी हैं। तो इस प्रकार के मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको एक ट्रिक मिल जाए, आपको एक निश्चित उद्देश्य मिल जाए कि आप उत्तर किस प्रकार से देंगे, क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आएंगे। और सूचना चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। थैंक यू।